हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे स्त्री विमर्श या नारीवाद जिसे कहते हैं। इसका अर्थ जानेंगे, इसका विकास कहाँ से हुआ, कहाँ से शुरू हुआ तथा हिंदी साहित्य के क्षेत्र में स्त्री विमर्श से संबंधित जो रचनाएं हैं उनके बारे में। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें स्त्री विमर्श, तो स्त्रीवाद या स्त्री विमर्श एक ही बात है। नारीवाद क्या है? नारीवाद एक विचारधारा है। नारीवाद क्या है? नारीवाद एक विचारधारा है या आंदोलन है जो पुरुष व नारी के बीच मौजूद सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक भेदभावों को समाप्त करने के लिए नारियों को शक्ति संपन्न बनाने का प्रयास करती है। अर्थात जो भेदभाव है उसमें पुरुष और नारी में सभी क्षेत्र में, सभी दशाओं में उस भेद को समाप्त करना और नारी को शक्ति संपन्न करना ही मुख्य उद्देश्य है, जिसका विकास नारीवाद का या स्त्री विमर्श का है। गौरतलब है कि प्राचीन काल में ही भारतीय व पश्चिमी सभी सभ्यताओं व सभी धर्मों में नारियों भेदभाव की शिकार रही हैं। नारियां भेदभाव की शिकार रही हैं। नारी का विचार कहाँ से शुरू हुआ है? ये 18वीं शताब्दी से उभरना शुरू हुआ है और जब अमेरिका व फ्रांस की क्रांति के दौरान उदारवादियों ने समानता, स्वतंत्रता, न्याय व बंधुत्व की आवाज़ उठाई, जहाँ से नारीवाद का विचार भी विकसित हुआ। स्त्री विमर्श, स्त्री विमर्श यदि वास्तव में अर्थ देखें तो स्त्री विमर्श का अर्थ है कि स्त्री विमर्श से अभिप्राय स्त्री की पीड़ाओं को गहराई से समझने, स्त्री शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाने तथा उसके अधिकारों और उसकी मुक्ति के लिए संघर्ष करने से है। जिस साहित्य में स्त्री से जुड़े इन मुद्दों को उठाया जाता है वहाँ साहित्य स्त्री विमर्श या साहित्य कहलाता है। तो स्त्री विमर्श का साहित्य क्या है या स्त्री विमर्श में से अभिप्राय क्या है, तो आप ये बात यहाँ जरूर डालें। इसके बाद देखें कि विकास क्या हुआ है। सबसे पहले इसका ऐतिहासिक विकास, यानी कि इतिहास में इसका कहाँ विकास नज़र आता है। तो पहला चरण है। पहले चरण की अगर बात करें तो इसके प्रारंभिक बीज मिलते हैं। वो क्या हैं? यह नारीवाद का पहला चरण। नारीवाद का पहला चरण 1990 ईस्वी के आसपास शुरू होकर 1930 ईस्वी तक दिखाई पड़ता है। यह दौर पूरी तरह उदारवादी नारीवाद का दौर रहा। इसकी शुरुआत फ्रांस व अमेरिका में हुई। 1790 ईस्वी में दशक के फ्रांस की रिपब्लिकन क्रांति के बाद महिलाओं के कई समूह बने जिन्होंने महिलाओं को समानता व स्वतंत्रता देने की मांग की। ऐसे ही एक समूह की अध्यक्ष रहीं मेरी गूंज। इन्होंने महिला अधिकार घोषणा पत्र प्रकाशित किया, किंतु फ्रांस की क्रांतिकारी सरकार भी नारी मुक्ति की इस मांग को स्वीकार नहीं कर सकी। 1793 में मेरी गूंज को नारी के आदर्श गुण भूल जाने के अपराध में मृत्युदंड दिया गया। इसी वर्ष एक अन्य लेखिका मेरी वॉल्सक्राफ्ट ने नारी अधिकारों का घोषणा पत्र अपनी पुस्तक विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन के नाम से प्रकाशित किया, जो नारीवाद चिंतन की आधारभूत
पुस्तक मानी गई, क्योंकि इसमें नारियों व पुरुषों के भिन्न गुणों की व्याख्या को खारिज किया गया। उत्तरी अमेरिका में मेरी ऑस्टिन ने भी इन मांगों को उठाया। सन 1848 में एलिजाबेथ कैंडी स्टेटन, लुक्रेशिया आदि में न्यूयॉर्क में नारी अधिकारों को लेकर एक घोषणा पत्र जारी हुआ। तो ये जो नारियां जो समय संघर्ष कर रही थीं, तो इसमें देखा गया कि जो अमेरिका और फ्रांस ने एक क्षेत्र में शुरुआत की, मतलब इसकी शुरुआत हुई थी। प्रारंभ में जो बीज मिलते हैं वो यही मिलते हैं कि यहीं के लोगों के विचारों में इस प्रकार का बदलाव आया है। और मेरी गूंजनी के लिए मृत्युदंड मिला, क्योंकि सरकार ने माना कि नारी के आदर्श गुण भूल गई हैं। और आदर्श गुण कौन हैं? जो अब तक नारी के साथ व्यवहार था, जैसे जीवन वो जी रही थी, वही आदर्श जीवन था। अगर वो अपनी स्वतंत्रता की मांग करती हैं, समानता की मांग करती हैं, या इस प्रकार के जो किसी महिला के द्वारा घोषणा पत्र प्रकाशित किया जाता है, तो वो दंड की अधिकारी हैं। इसीलिए उसे क्या मिला? मृत्युदंड मिला। यानी कि फ्रांस, अमेरिका, न्यूयॉर्क में भी इस प्रकार के विचारों का प्रचार प्रसार होने लगा। अब है मताधिकार। मताधिकार के लिए संघर्ष। तो इसमें इतिहास कहाँ से शुरुआत हुआ था? 1790 ईस्वी के आसपास शुरू हुआ। आरंभ में जो नारियां थीं, जो चिंतक थीं, लेखिकाएं थीं, उन्होंने महिलाओं के अधिकार के लिए जो प्रयास किया, वही प्रयास थे जिनके कारण उन्हें कहीं ना कहीं, किसी ना किसी अपने जीवन में खामियों को भुगतना पड़ा। उस समय जो समाज का था, या जो उस समय की सरकारें थीं, उन्होंने उसकी आलोचना की। उसके बाद अगर मताधिकार के क्षेत्र में भी देखें तो उनको संघर्ष करना पड़ा। तो 19वीं शताब्दी के नारीवाद आंदोलन अमेरिका में केंद्रित हो गया। वह दास प्रथा विरोधी आंदोलन से जुड़ गया। किंतु 1866 ईस्वी में जब अमेरिका के दासों को मुक्ति मिली, तो सिर्फ पुरुष दासों को मताधिकार दिया गया, स्त्री को नहीं। यहाँ आकर स्पष्ट हो गया कि नारी आंदोलन किसी अन्य आंदोलन से जुड़कर नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र आंदोलन के रूप में चल सकता है। तो इसमें यानी कि यहाँ पर स्त्री और पुरुष में कोई जुड़ा हुआ आंदोलन होगा, वहाँ पुरुष को ही महत्व दिया जाएगा, स्त्रियों को नहीं दिया जाएगा। इसीलिए स्त्री को अलग से आंदोलन करना जरूरी था। तो 1860 ईस्वी के बाद इंग्लैंड में महिलाओं का एक समूह तेजी से उभरा, जिन्हें मताधिकारवादी या सफ्रेजिस्ट कहा गया। इनकी मांग थी कि पुरुषों के समान उन्हें भी मताधिकार दिया जाए। मोटे तौर पर 19वीं सदी में इसी मांग को उठाया गया। 20वीं सदी की शुरुआत में अमेरिका व यूरोप में यह आंदोलन चरम स्तर पर था। तो इस तरह से अपने मताधिकार के लिए महिलाओं ने संघर्ष किया। फिर है सन 1918 ईस्वी में ब्रिटिश में, 1920 में संयुक्त राज्य अमेरिका में नारी मताधिकार की शुरुआत हुई। 1910 में 1910 से लेकर 1930 ईस्वी के बीच अधिकांश देशों में महिलाओं की यह मांग मान ली गई कि नारीवाद का पहला चरण यहीं समाप्त हो गया। भारत तथा अन्य देशों में जहां साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष चल रहा था, इस समय तक नारीवाद आंदोलन स्वाधीनता आंदोलन के एक अंग के रूप में भी चलता रहा। 1946 ईस्वी में
संयुक्त राष्ट्र संघ में महिला अधिकारों से संबंधित एक आयोग का गठन हुआ। तो इसमें यानी मुख्य आंदोलन कौन था? स्वाधीनता आंदोलन। लेकिन इस समय में जो लोग स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय थे वे नारीवाद जो विचार थे उनकी नारी के जीवन के सुधार करने के लिए वो प्रयास करती रहीं। अब दूसरा चरण देखते हैं। तो यहाँ से इनका दूसरा चरण शुरू होता है। कहाँ से? 1960 से। 1960 के दशक में मार्टिन लूथर किंग के नेतृत्व में जब अमेरिका में अश्वेत की मुक्ति के लिए नागरिक अधिकार आंदोलन की शुरुआत हुई तो वहाँ की महिलाओं ने भी तात्विक स्वतंत्रता की मांग उठाई। यहाँ से नारीवाद का दूसरा चरण आरंभ हुआ। इस चरण की खास बात यह थी कि इससे पूर्व सिमोन द बोवाल द सेकेंड सेक्स नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिख चुकी थी जिसमें वास्तविक समानता की धारणा का विस्तृत चिंतन किया गया था। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि आप यहाँ जरूर ध्यान में रखें कि सिमोन द बोवाल और उनकी पुस्तक जो द सेकेंड सेक्स, इसका नाम जरूर ध्यान में रखें। फिर है नारीवाद की शाखाएं। तो नारीवाद की शाखाओं में ये हमने देखा है कि पहला चरण इतिहास कहाँ से शुरू हुआ, इतिहास विकास, या पहला चरण कहाँ से शुरू हुआ, इसमें क्या घटनाएं हुईं और किस प्रकार मताधिकार के लिए संघर्ष किया गया। उस मताधिकार के संघर्ष के बाद जो विचार था वो था नारी को अपने लिए अलग से लड़ाई लड़नी होगी। अब बात करें तो नारीवाद की शाखाएं कौन सी हैं? इनमें 3 प्रमुख धाराएं हैं। तो यदि नारीवाद विभिन्न धाराओं पर दृष्टिपात करें तो 3 मुख्य व गौण धाराएं देखी जा सकती हैं। 3 प्रमुख धाराएं हैं उदार नारीवाद, दूसरा है समाजवादी नारीवाद, तीसरा है उग्र नारीवाद। तो अब देखते हैं हम लोग उग्र नारीवाद क्या है। तो उदार नारीवाद देखते हैं हम लोग। तो उदार नारीवाद का संबंध उदारवाद के विचारधारा से है जो व्यक्तिवाद में विश्वास रखती है। इस विचारधारा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए ताकि वह अपनी इच्छा के अनुसार अपनी क्षमताओं का प्रयोग कर सके तथा अपने जीवन से संबंधित निर्णय स्वयं ले सके। यह विचारधारा उदारवादी इसलिए ही भी कहलाई गई क्योंकि यह सामाजिक परिवर्तन के लिए वैधानिक तथा शक्तिपूर्ण उपायों पर ही बल देती है। किसी हिंसक क्रांति या सामाजिक व्यवस्था में आमूल चूक परिवर्तन को स्वीकार नहीं करती। विश्व में के लगभग सभी देशों में उदार नारीवाद अपने अपने तरीके से विद्यमान है। मेरी वॉटसन-क्राफ्ट और जे.एस. मिल्ट और बेटरी फ्रीडम प्रमुख उदारवादी चिंतक हैं जिन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से इस विषय को महत्व दिया। तो देखिए आप जहां आप चाहें तो इनकी किताबें या इनकी जो रचनाएं हैं उस समय की वो भी लिख सकते हैं। उनके बाद सब आता है अब समाजवादी नारीवाद। तो समाजवाद के विभिन्न प्रकार हैं किंतु लिंग भेद की समस्या पर व्यवस्थित चिंतन मार्क्सवाद के अंतर्गत किया गया। मार्क्सवाद के सहयोग फ्रेडरिक एंगल्स ने लिंग विषमता की समस्या पर अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट के विचार किया। इसमें की गई व्याख्या में नारीवाद की प्रारंभिक मार्क्सवादी व्याख्या माना जाता है।
नव मार्क्सवादियों ने लिंग भेद की समस्या पर अपने तरीके से विचार करते हुए इस बात पर बल दिया है कि वर्तमान पूंजीवाद नारियों की स्वतंत्रता के नाम पर किस प्रकार उसका वस्तुकरण कर रहा है। उपभोक्तावाद की व्याख्या में नारी के वस्तु बन जाने का तथ्य विस्तार से उठाया गया है। तो इसमें है कि समाज में नारीवाद है, जो कि इस प्रकार से है कि समाज में कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा एक नारी को। यानी कि प्रारंभ था जहाँ पर समाज में बदलाव लाने के लिए, नारी के जीवन में बदलाव लाने के लिए मार्क्सवाद विचारधारा का प्रभाव इस आंदोलन पर पड़ा। और कहने का भाव यहाँ यह है कि नारी को यहाँ क्या समझा जा रहा है, वस्तु मात्र समझा जा रहा है। इसके बाद उग्रवाद अब आएगा उग्रवाद। तो उग्रवाद 1960 और 1970 के बीच शुरू हुई विचारधारा है, जिसमें नारी के शोषण के विरुद्ध अत्यंत आक्रामक शैली में अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराई। इस विचारधारा के बीज सिमोन द बोवार के विचार में ही दिख जाते हैं। आगे चल के इवा फिगेस और जर्मन ग्रेयर और शूल स्मृति फायर स्मिथ गेट और गेट मिलेट और सुजान ब्राउनमिल आदि के विचार इसमें शामिल किए गए हैं। तो इसमें लेकिन मुख्य जो जो वो थे प्रवर्तक थे, इसमें किसको माना जाता है? सिमोन द बाउबार को माना जाता है। तो उग्र नारीवाद की मूल मानता है कि किसी समाज में शोषण की जितनी भी संभावनाएं होती हैं, उनमें सबसे ज़्यादा व्यापक और महत्वपूर्ण लैंगिक शोषण या अन्याय है। वर्गीय भेदभाव, रंग भेद, नस्ल भेद और जाति भेद जैसी संरचनाएं लिंग भेद के सामने गौण हैं। इनका दावा है कि जिस प्रकार समाजवादी किसी भी विषमता मूलक समाज को पूंजीवादी कहकर उससे निहित अन्याय का बोध कराते हैं, हमें विश्व के हर समाज को पितृसत्ता कहकर इसमें निहित लैंगिक भेदभाव को रेखांकित करना चाहिए। इस पितृसत्ता की व्याख्या इस विचारकों ने अपने तरीकों से की है। यानी समाज कैसा है? पितृ द्वारा चलाया जाने वाला समाज है, जो हमें इस बात को उजागर करना चाहिए। और इसमें लिंग के आधार पर भेदभाव है। हमने जाना है कि माँ से अधिक पिता प्रधान है, उन्हीं के अनुसार समाज व्यवस्था बनती है। तो आगे देखते हैं कि भारतीय संदर्भ में यदि हम स्त्री लेखन के इतिहास का अवलोकन करें, तो इतिहास में पहली पुस्तक के रूप में थेरी गाथा आती है, जिसमें गौतम बुद्ध की समकालीन भिक्षुणियों ने अपने जीवन अनुभव अंकित किए हैं। 1882 में बंगाल की मोक्षदायिनी मुखोपाध्याय या वन प्रसून प्रकाशित हुआ। इसमें स्त्री की दयनीय स्थिति के साथ साथ स्त्री की स्वाधीनता की कामना भी है। इसी प्रकार 1882 में भी महाराष्ट्र की ताराबाई शिंदे की पुस्तक स्त्री पुरुष छपी, जिसमें उन्होंने पुरुषों की मानसिकता, उनके अन्याय अत्याचारों की विवेचना की। किंतु 19वीं शताब्दी में हिंदी क्षेत्र में से नारी जागरण का रूप वैसे ही था जैसे बंगाल और महाराष्ट्र में। यद्यपि 1882 में हिंदी में भी एक पुस्तक छपी थी, सीमातिनी उपदेश। इसमें नारी जागरण का
स्वर अत्यंत प्रखर था, किंतु इसकी लेखिका अज्ञात हिंदू औरत थी। महादेवी वर्मा की श्रृंखला की कड़ियाँ सन 1982 में ही प्रकाशित हुई थी। अधिकांश निबंध इनके लगभग अधिकांश निबंध तीन तीन 30 के दशक के प्रसिद्ध पत्रिका चांद के संपादकों लेखों के रूप में प्रकाशित हुई। तो इसमें और 20वीं सदी के मुक्त संघर्षों में स्त्री का मुक्त संघर्ष शायद सबसे अधिक मूलगामी और सार्वभौमिक रहा, सबसे अधिक अहिंसा, रक्तहीन और सत्याग्रह रहा। इस संघर्ष की व्यापकता का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि वह जितना अधिक बाहरी स्तर पर संगठित है और घटित हुआ है, उतना ही आंतरिक स्तर पर भी। साथ ही वह आत्मसंघर्ष भी रहा, अर्थात आत्मबोध, आत्मविश्लेषण और आत्म अभिव्यक्ति का संघर्ष रहा। यहाँ जो परिवार की सत्ता में नारी का उद्देश्य नहीं है। और चित्रा मुदगल ने लिखा है कि नारी विद्रोह से मेरा अभिप्राय पारिवारिक सत्ता के प्रति अनास्था भाव से नहीं, समानता अर्जन के लिए आत्मसंघर्ष से है। नासरा शर्मा जी कहती हैं कि मेरी नज़र में सही नारी मुक्त और स्वतंत्र समाज की सोच और स्त्री की स्थिति बदलने में है। बाहर निकलो या घर में रहो, हर स्थान पर पुरुष तुमसे टकराएगा। तो कहने का भाव है कि घर से बाहर निकलो या स्वतंत्र हो जाएंगी, वहाँ पर भी तुम्हें पुरुष का सामना करना ही पड़ेगा। तो वास्तविकता यह है कि स्त्री के स्थिति में बदलाव लाना चाहिए। इसमें कोई लेने देना नहीं है कि वह घर में रहे या बाहर रहे। अब डॉक्टर प्रभा खेतान कहती हैं कि स्त्री ना गुलाम रहना चाहती है, ना पुरुष को गुलाम बनाना चाहती है। स्त्री चाहती है मानवाधिकार, जो मानवीय अधिकार है वो स्त्री चाहती है। कहने का अभिप्राय ये है कि उनका प्रभा खेतान जी का, कि जो स्त्री के साथ पशुवत व्यवहार किया जाता है उसमें मुक्त ही नारीवाद का मुख्य उद्देश्य है। तो इस प्रकार स्त्री की अनुभूति तथा उसके भोग हुए यथार्थ की अभिव्यक्ति ही स्त्रीवाद साहित्य की दृष्टि है। स्त्री विमर्श अपनी मूल चेतना में स्त्री को पराधीन बनाने वाली पितृसत्तात्मक समाज व्यवस्था का विश्लेषण करती है। यह स्त्री को दोयम दर्जे पर का प्राणी मानने का विरोध करता है और स्त्री को एक जीवंत मानवीय इकाई समझने का संस्कार देता है। सदियों से चली आ रही पितृसत्ता व्यवस्था के कारण नारी की व्यक्तित्व की अलग पहचान नहीं की गई, किंतु सामाजिक जागरण, नारी आंदोलन, शिक्षा, पश्चात प्रभाव एवं स्वाधीनता की भावना के परिणाम स्वरूप इन परंपरागत मूल्यों में परिवर्तन आया और स्त्री पुरुष की अनुकर्ता मात्र न होकर अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व के प्रति जागरूक हुई। नारी को दबी घुटी और आश्रित देखने में अभ्यस्त समाज को उसका यह नया रूप स्वीकार करने में संकोच हुआ। उस पर स्वार्थी होने का लांछन भी लगाया गया। कहने का भाव है कि स्त्री स्वार्थी है, परिवार को नहीं देखती या दूसरे की चिंता नहीं करती, बल्कि अपने स्वतंत्रता का भाव अधिक है। यानी वो स्वार्थी हो गई है, अपने लिए ही जी रही है। इस प्रकार के दोष और लांछन लगाए गए। अब स्त्री विमर्श, साहित्य में स्त्री विमर्श, तो इसमें है कि स्त्री विमर्श को केंद्र में रखकर विपुल साहित्य लिखा गया, जिसमें उपन्यास, कहानी, कविता तथा निबंध आदि समाहित हैं। साहित्य की इन सभी
विधाओं के संदर्भ में हम यहाँ स्त्री विमर्श की चर्चा करेंगे। स्त्री विमर्श व उपन्यास साहित्य है। स्त्री विमर्श वह उपन्यास साहित्य है महिला जीवन की समकालीन समस्याएं हैं, दाम्पत्य जीवन में दरार और विघटन, उनका आर्थिक, शारीरिक और मानसिक शोषण, उनको समानता का अधिकार न मिलना, उनको दोयम दर्जे का मानना, उन्हें विकास का पर्याप्त अवसर न देना, उनकी अस्मिता पर उठते प्रश्न चिन्ह, कामकाजी महिलाओं का आत्मसंघर्ष, पति पत्नी के मध्य मातृत्व एवं कार्यशीलता के मध्य, अपने एवं सहयोगियों के मध्य नैतिक एवं आधुनिकता का द्वंद्व, इन सभी को केंद्र में रखकर हिंदी साहित्य में अनेक उपन्यास लिखे गए हैं। उषा देवी मित्रा कृत नष्ट नीड़ और पिया तथा वचन का मोल, रजनी पन्नकर कृत मोम की मोती और पानी की दीवार, काली लड़की और कृष्णा शोभती कृत ए लड़की, मित्रों मरजानी, डार से बिछुड़ी और शशि प्रभा शास्त्री कृत सीढ़ियाँ और नासिरा शर्मा कृत ठीगरे की मंगनी, सालमनी और राजा सेठ कृत तत्सम और ममता कालिया कृत बेघर और मृदुला गर्ग कृत चितकोबरा और उसके हिस्से की धूप, मंजुल भगत कृत अनारो और उषा प्रियमवदा कृत रुकेगी नहीं राधिका और 55 खंभे लाल दीवारें और चित्रा मुदगल कृत है एक जमीन अपनी और आवा, मैत्री पुष्पा कृति है चाक, इदनमम अलमा कबूतरी, प्रभा खेतान कृत है सपनों में बाटा इंद्रधनुष, सूरबाला कृत है यामिनी कथा, दीप्ति खंडेवाल कृत है प्रतिध्वनियाँ और चंद्रकांता कृत ऐलान गली जिंदा है तथा सुरेंद्र वर्मा कृत मुझे चांद चाहिए आदि स्त्री विमर्श को केंद्र में रखकर लिखे गए उपन्यास हैं। तो ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो स्त्री विमर्श को केंद्र में रखकर लिखी गई हैं। इन उपन्यासों में अपने मानवीय अधिकार, अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करती, अपने शोषण और दमन के विरोध में अपना स्वर बुलंद करती स्त्री का सशक्त एवं प्रभावशाली चित्रण किया गया है। चाहे वह रुकेगी नहीं राधिका की नायिका राधिका हो या सालमनी, अनारोरा, महरूख, सभी अपने अपने अधिकारों के लिए जूझती दिखाई देती हैं। ठीकरे की मांग की नायिका महरूख के लिए मर्द न जिंदगी की धुरी है न खिड़की, उसकी अपनी अस्मिता है जिस पर वह आँच नहीं आने देने के लिए जीवन भर संघर्ष करती हैं। इसी प्रकार सालमनी अपने जीवन को अपने आयाम में जीने लगती है। अपने पति नरेश के व्यंग बाणों के सालमनी के भीतर बैठी औरत हर प्रकार पर एक बागी होती चली जाती है, जबकि असली सालमनी शालीनता का कवच पहने उसे अपने घर के अंदर ही गहरे कोच कर दबाती रहती है, मगर हर बार हुंकार भरकर तनतनाती हुई सीना तानकर खड़ी हो जाती है। सालमनी की बढ़ती सफलता उसके पति नरेश को कुंठित करने लगती है। उसे लगने लगता है कि सालमनी कद अपने कद के ऊंचा होता जा रहा है, उसका कद ऊंचा होता जा रहा है। यदि उसने सालमनी को लगाम थाम कर न रखी तो यह
घोड़ी अपने अस्तबल में नहीं रहेगी। तो यहाँ कहने का भाव यह है कि जो कथा साहित्य में शुरुआत का बंग महिला हैं या मानी जाती हैं, अन्य जो रचनाकार हैं उनका भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और तो इस प्रकार के विचार सामने आते हैं इन रचनाओं के माध्यम से कि पुरुष की सोच कैसी है स्त्री के प्रति। तो स्त्री विमर्श और कथा साहित्य। स्त्री विमर्श और मुक्त के साकनंद हिंदी कहानी में बंग महिला वास्तविक नाम बाला घोष है, तो राजेंद्र बाला घोष है, तो की कहानी दुलाई वाली से हो चुका था। बंग महिला के ने दुलाई वाली के माध्यम में स्त्री की दरुड़ कथा को कहा, जिससे मुख्य स्वर स्त्री के अकेलेपन को मुखरित करना रहा है, जिसमें समाज की स्त्रियां अपने अकेलेपन को लेकर चिंता हो रही करती हैं पर साथ नहीं देती। जो स्त्री दुलाई में लिपटी हैं, जिसकी आंख तक नहीं दिख रही, उसकी पहचान जिसमें समाज की स्त्रियां अपने अकेलेपन को लेकर चिंता तो करती हैं पर साथ नहीं देती। जो स्त्री दुलाई में लिपटी हैं, जिसकी आंख तक नहीं दिख रही, उसकी पहचान भी कैसे हो? वह अकेली स्त्री कहाँ जाएगी और कौन है? यह प्रश्न कहानी में उभर कर आते हैं। बनारस और इलाहाबाद के बीच चलती गाड़ी में अकेली स्त्री के प्रति जो भाव उभर सकते हैं, वो कहानी लेखिका ने उभारे हैं और यह बताया है कि इस समाज में अकेली स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। इस आरंभ दौर में महिला लेखन में स्त्री विडंबनाओं और उनके द्वंद्व को अपने रचनाओं का विषय बनाया है अवश्य, किंतु यह अपनी कोई स्वतंत्र दृष्टि विकसित नहीं कर पाई हैं। यही कारण है कि राजेंद्र बाला घोष, शिवरानी देवी, कौशल्या अश्व, सुमित्रा कुमारी सिन्हा, चंद्रकिरण सक्सेना का रचनात्मक संसार स्वयं से प्रश्न करता नजर नहीं आता कि वे न्याय उनके हिस्से में क्यों, उन्हें हाशिए पर क्यों रखा गया। स्वतंत्रता के पश्चात उभरी महिला कहानीकारों ने स्त्री विमर्श को नया रूप प्रदान किया। इस दौर में महिला कथाकारों ने अहम के टकराव, पराश्रयता में मुक्त स्वावलंबन, प्रेम, विवाहोत्तर प्रश्न, तलाक, असमता, यौन इच्छा, व्यक्तिवादिता, मध्यवर्गीयशील, अंतविरोधी, उपभोगवादी प्रवृत्ति का रेखांकन करने अपने कथा संसार में किया है तथा मनोवैज्ञानिक प्रत्यक्ष पक्ष की कसौटी बनी। इसी क्रम में मन्नू भंडारी की कहानी एक बार और ऊंचा और ऊषम प्रियवदा की प्रतिध्वनियाँ वापसी और मैत्री पुष्पा की पगला गई है भगवती, उषा यादव की का पुरुष और मंजू भगत की है छुरी काटे और राजी सेठ की है अकारण तो नहीं और नासरा शर्मा की खुद की वापसी आदि कहानियाँ उल्लेखनीय हैं। नासिरा शर्मा का यह कथन मुझे शिद्दत से महसूस हो रहा है कि हमने काफ़ी समय उन अधिकारों को पाने के संघर्ष में गंवा दिया जिसके लिए हमारा समाज, धर्म और मानसिकता तैयार नहीं थे, मगर हमने उन अधिकारों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया जो हमें मिले हुए हैं और हम उनसे बेखबर सिर्फ इसलिए हैं कि पुरुष प्रधान समाज उन्हें देखना नहीं चाहता। उनके नारी विमर्श विषय दृष्टिकोण को व्यक्त करता है।
तो हमारा हिंदी साहित्य है जिसमें अलग अलग विधाओं में नारी विमर्श को दिखाया गया है। और इस संदर्भ में उर्मिला विशीष की चीख कहानीकार को बलात्कार की त्रासदी को उक्त करती है। मृदुला गर्ग की कहानी कितनी कैदें नारी की नवीन दृष्टि को उजागर करती हैं। उनके अतिरिक्त आकाश और विवाह, आकाश और एक और विवाह और हरी बिंदी एवं अगर यूं होता आदि कहानी का सीधा संबंध स्त्री विमर्श से है। दीप्ति खंडेवाल की कहानी शेष अश्वशेष और वह तीसरा कड़वे सच कहानी संकलन में पति पत्नी के बिखरते टूटते संबंधों को आधार बनाया गया। निरुपमा सेवती की भीड़ में तुम और संक्रमण तलफलाहट शायद हाँ शायद नहीं तथा खामोशी का पीते हुए मणिकर्णिका मोहिनी की कहानी है खत्म होने के बाद एक ही बिस्तर पर। और मृणाल पांडे की कहानी है आहटें और सायं की ओर आतंक के बीज। मंजुला भगत की है कहानी अंधे मोड़ सफ़ेद कौआ। मालती जोशी की कहानी है मध्यांतर और ममता कालिया की है सीट नंबर 6। राजी सेठ की तीसरी हथेली। सूरवाला की है दिशाहीन आदि कहानियों में नारी के प्रति वाद का स्वर सुनाई देता है। काव्य साहित्य में है स्त्री विमर्श। आधुनिकता कविता में अव्यक्त स्त्री का अपेक्षाकृत मुखर और बेबाक रूप क्रमशः प्रिय प्रवास, साकेत, यशोधरा, कामायनी, कनुप्रिया जैसी कितनी काव्य कृतियों में दृष्टिगत होता है। नाट्य साहित्य भी है तो उसमें भी स्त्री विमर्श की अस्पष्टता नहीं है। और सुरेंद्र वर्मा का है सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक नारी अंतर मन की बेबाक अभिप्राय है जो नारी की शारीरिक आवश्यकताओं के अपूर्ण रहने की स्थिति में महारानी शीलवती के माध्यम से खुला विरोध व्यक्त करती है। तो निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि सिमोन इस नारीवाद आंदोलन के प्रमुख प्रवर्तक हैं। सिमोन मुक्त आदेश उस आधी दुनिया के लिए है जो स्त्री कहलाती है। इसके चिंतन में दो प्रमुख आधार स्तंभ हैं। स्वतंत्रता, समानता, स्त्री स्वाधीनता का अर्थ हुआ है कि पुरुष के जिस पारंपरिक संबंध को निभा रही है उससे मुक्त हो। संबंधों की पारस्परिकता और अनियोक्तशीलता से चाह, अधिकार, प्रेम और आमोद प्रमोद के अर्थ समाप्त नहीं हो जाएंगे और ना ही समाप्त होंगे। वो संवेगों के बीच के शब्द देना, पर्याप्त करना, मिलन होना, बल्कि दार्शनिकता जब समाप्त होगा और वह भी आधी मानवता का, तब व्यवस्था या यह सारा ढोंग समाप्त हो जाएगा। स्त्री पुरुष के बीच का भेदभाव वास्तव में एक महत्वपूर्ण नई सार्थकता की अभिव्यक्ति करेगा। आज का युग वैज्ञानिकता और वैचारिकता की कसौटी पर टिका हुआ है। ऐसे ही स्त्री मुक्त आंदोलन का अर्थ संपूर्ण समाज की मुक्ति है। संपूर्ण समाज का उत्थान स्त्री पुरुष पूरक हैं और पूरकता ही उन्हें महत्वपूर्ण प्रदान करती है। तो इसीलिए स्त्रीवाद
या नारीवाद आंदोलन है जो समाज में जोर पकड़ने लगा और समाज में नारी की स्थिति में भी उसके कारण काफ़ी बदलाव हुआ। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो आप इस चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।